नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अशोक जानू आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अपनी कल जो क्लास चल रही थी हड़प्पा सभ्यता, मैंने आपको स्थल पढ़ाए थे। आज उन स्थल को हम मैप में देखेंगे पहले, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो मैंने कल आपको बताया था कि उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है, दक्षिण में देमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे है, पश्चिम में सूत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्त नदी के किनारे है, और आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे पूर्व में स्थित है। ये अपन ने काल देख लिया था। इसके बाद में जो मांडा आप देख रहे हो उत्तर में, वो मांडा मैप में कहाँ अवस्थित है? तो देखिए मैप में मांडा पड़ता है यहाँ। कहाँ पड़ता है? यहाँ जम्मू कश्मीर में। यह चिनाब नदी के किनारे यहाँ पे पड़ता है मांडा। ये रहा मांडा। और सूत कांगेडोर ये रहा दास्त नदी के किनारे, ये रहा सूत कांगेडोर जो पड़ता है बलूचिस्तान में। नीचे वाला जो गोदावरी नदी के किनारे हमने देखा था देमाबाद, वो है ये गोदावरी नदी, और यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है देमाबाद। और इधर ये रहा आलमगीरपुर, पूर्व में ये रहा आलमगीरपुर जो कहाँ पे पड़ता है? मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में हो गया। के बाद में राजस्थान के मैंने आपको दो स्थल बताए थे, जिसमें कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा ये रहा, कालीबंगा पड़ता है गंगानगर में। रोपड़ पंजाब वाला जो पड़ता है सतलज नदी के किनारे। तो आपने ये देख लिया कि उत्तर में मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के किनारे। देखो चिनाब नदी आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है आपको चिनाब नदी। इसके बाद में जो दक्षिण वाला देमाबाद वो गोदावरी नदी के किनारे आपको दिख रहा होगा। इधर सूत कांगेडोर जो दास्क नदी यहाँ से बहती है, दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। ठीक है। आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। अब देखो आगे अपनी जो क्लास चल रही थी उसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती थी। कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती थी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रजातियां, कौन कौन सी प्रजातियां थी जो सिंधु घाटी के उत्खनन से हमें जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो प्रजातियां थी, उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है जो अब मैं आपको बताता हूं कि प्रभु से अलप मांगो। आपको क्या याद रखना है? प्रभु से अल्प मांगो, अल्प मांगो। अब अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकेंगे। प्रभु से अल्प मांगो आपको याद रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यताओं में जिन प्रजातियों के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उन प्रजातियों के बारे में हमें बताएगा। प्रभु में प्र जो है इसका मतलब होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलियाइड प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नाम की जो एक प्रजाति है उसके हम अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। भू से हमें याद करना है, भू से भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय कौन सी प्रजाति होती है? तो भूमध्य सागरीय को आप द्रविड़ कह सकते हो। द्रविड़ प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति के लोगों के भूमध्य सागरीय स्थलों में सबसे ज्यादा अवशेष
द्रविड़ के ही पाए गए हैं। सबसे अधिक साक्ष्य सबसे अधिक साक्ष्य द्रविड़ के पाए गए हैं भूमध्य सागरीय का, और इनको द्रविड़ को ही या भूमध्य सागरीय को ही हड़प्पा का या सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। का निर्माता निर्माता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भूमध्य सागरीय को। अल्प का मतलब है अल्पाइन। अल्पाइन अल्पाइन नाम की एक प्रजाति के अवशेष भी यहाँ पे पाए गए हैं। मांगो का मतलब है मंगोलियन। मंगोलियन मंगोलियन तो आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी प्रजाति के अवशेष पाए गए हैं, तो आप क्या बताओगे? पर्बो से अल्प मांगो में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय जिसे द्रविड़ कहते हैं, अल्प से अल्पाइन, मांगो से मंगोलियन। आप याद रख लोगे। अब इसमें पूछा जाता है कि कौन सी प्रजाति को सैंधव सभ्यता का निर्माता कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? द्रविड़ या भूमध्य सागरीय प्रजाति को ही सैंधव सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंधव सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। अब बात आती है हड़प्पा की। हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले जो स्थल, वो है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद में अगला स्थल मोहनजोदाड़ो, बालाथल, धोलावीरा, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानकारी लेंगे, हम लोग जानकारी लेंगे हड़प्पा के बारे में। तो शुरू करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ है, मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूं कि हड़प्पा सभ्यता मैप में कहाँ पे पड़ती है। ये देखो, ये रहेगा आपका मैप जिसमें हड़प्पा कहाँ है। ये रही हड़प्पा, ये है हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है, जो वर्तमान में उस जिले का नाम साहिवाल रख दिया गया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा मोंटगोमरी का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम क्या हो गया है? अब साहिवाल हो गया है। तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा ये रहा। हड़प्पा की खोज जो सर्वप्रथम जानकारी थी वो मिलती है हमें चार्ल्स मेसन नाम के एक ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने एक लेख लिखा था, उसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन चार्ल्स मेसन ने अपने लेख में लिखा कि भारत में एक प्राचीन नगर हड़प्पा स्थित है। कौन सा नगर है? हड़प्पा स्थित है। इसकी जानकारी कौन देता है? चार्ल्स मेसन। कौन देता है? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी, अपने लेख में उन्होंने लिखा कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है हड़प्पा। कौन कौन सा नगर है? प्राचीन नगर हड़प्पा स्थित है। और यह जानकारी उसने कब दी?
1826 में। 1826 में एक चार्ल्स मेसन के एक लेख में लोगों को पता चला कि भारत में हड़प्पा नाम का एक प्राचीन नगर है। तो बिग बाद में लोग के टिकन नाला, लोग टिकन नाला तो किया, तो बड़ी बात यह है कि ब्रिटिशर्स को राज हो और यो हड़प्पा नगर जगह की जानकारी चार्ल्स मेसन 1826 में दे दी। इसके बाद में भी सरकारी पर कोई ध्यान कौन दियो और कराची लाहौर रेल लाइन बढ़ी कद 1856 में। 1856 में कराची लाहौर रेल लाइन कराची लाहौर रेल लाइन बिछाने के दौरान दो बर्टन बंधु थे जो उस समय उस रेल लाइन के निर्देशक थे। उनको एक टिल्ले की खुदाई करनी थी। उस टिल्ले की खुदाई में क्या मिला? हड़प्पा नामक टिल्ले से, हड़प्पा नामक टिल्ले से कुछ ईंटें मिली, कुछ प्राचीन ईंटें। अब हम लोग पढ़ने को चाहे कुछ भी पढ़ लें कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक भाइयों के निर्देशन में उत्खनन किया गया हड़प्पा टिल्ले का, उससे ईंटें प्राप्त हुई। जबकि बात तो यह है कि 1856 में रेल लाइन का उत्खनन किया जा रहा था जिसमें एक टिल्ले की खुदाई करनी थी। उस टिल्ले में खुदाई के दौरान टिब्बन खोद दो, खोदता ही भी टिब्बे में ईंट निकली और वह ईंटन घेर दी साइड में घेर दी। कचो जाए आपने रोड बनाया कर, अभी रोड का साइड में क्यों निकला है? जब इन रोड का साइड में घेर दी। बस भाई आ बर्टन बंधुआ करो, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। अब अन भी कौन बेर हुई बात को कि आप हड़प्पा सभ्यता खोज दी है, हड़प्पा सभ्यता खोज दी, अन भी कौन बेर हुई बात को। तो ये तो भी को खुदाई करके आन तो रेल लाइन बिछाणु मतलब है, आपकी रेल लाइन बिछा दी और बैठे ईंट मिली प्राचीन, बा कई दिनों तक पड़ी रही। अब बा कोई पुरातत्वविद को बाको पर ध्यान गयो, जब पुरातत्वविद भी को ऊपर विचार करो कि ये ईंट हटा आई कटे, तो बी के ऊपर एक खोजकर्ता जो असली खोजकर्ता मानो जाए, बी को नाम है हड़प्पा को जो असली खोजकर्ता है बी को नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम है? राय बहादुर, राय बहादुर, राय बहादुर उनकी उपाधि है, नाम है दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में 1921 में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा के खोजकर्ता आपसे पूछ ले, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा स्थल को खोजा और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के इस स्थल को खोजा। इसके बाद में इसमें उत्खनन किया जाएगा, जो सबसे पहले किया गया था 1926 में। उत्खनन करने वाले कौन थे? उत्खननकर्ता 1926 में माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, वत्स के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा में टिल्लों का उत्खनन कार्य किया गया। टिल्लों का उत्खनन कार्य किया गया। क्या किया गया? उत्खनन कार्य 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। अब बात आती है
कि माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया, उसके बाद में जो उनका दोबारा उत्खनन किया गया उनका क्या नाम था? तो इसके एग्जैक्ट 20 साल बाद 1946 में मार्टिन व्हीलर नामक पुरातत्वविद ने दोबारा उत्खनन करवाया। क्या करवाया? दोबारा उत्खनन करवाया। 1946 में मार्टिन व्हीलर नामक पुरातत्वविद ने दोबारा उत्खनन करवाया। तो मार्टिन व्हीलर ने उत्खनन करवाया, तो जैसे जो इंडियन आदमी था दयाराम साहनी, उसने उत्खनन किया, उसके बाद में मार्टिन व्हीलर जो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे उन्होंने उत्खनन कार्य किया। तो इस उत्खनन कार्य से हमें क्या क्या मिला? तो इस उत्खनन कार्य से हमें क्या क्या मिलेगा वो देखना। जो हड़प्पा नगर था वो 2 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में विभक्त। 2 भागों में विभक्त था। पहले भाग को नाम दिया गया दुर्ग टीला। क्या नाम दिया गया? दुर्ग टीला। दूसरे को नाम दिया गया नगर टीला। अब दुर्ग टीले को कहा गया पश्चिमी टीला, और नगर टीले को क्या कहा गया? पूर्वी टीला। क्या कहा गया? पूर्वी टीला। जो दुर्ग टीला है, दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने क्या नाम दिया? माउंट एबी। माउंट एबी नाम किसने दिया? तो आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में मिले दुर्ग टीले को माउंट एबी नाम किसने दिया? तो किसने दिया? मार्टिन व्हीलर ने, जिन्होंने 1946 में इसका हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया था। अब बात आती है कि ये जो हड़प्पा नगर है वो 2 भागों में विभक्त है, और सैंधव सभ्यता में जितने भी स्थल मिलेंगे वो सभी 2 भागों में विभक्त है, सिर्फ एक धोलावीरा को छोड़कर। तो हम नोट लगा के लिखेंगे, नोट। सैंधव सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभक्त है, उसका क्या नाम है? उसका नाम धोलावीरा है। क्या नाम है? धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा। तो आपसे पूछ ले, सैंधव सभ्यता के जो नगर प्राप्त हुए हैं उनकी क्या विशेषता है? तो सभी नगर 2 भागों में विभक्त है, दुर्ग टीला और नगर टीला में। सिर्फ एकमात्र नगर है धोलावीरा जो 3 भागों में विभक्त है। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं नगर नियोजन की, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ वस्तुएं बता रहा हूं जो हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हमें यहां से मिली हैं, उन वस्तुओं के बारे में हम जानेंगे।
देखो, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी वस्तु, सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? सबसे बड़ी वस्तु है अन्नागार। अन्नागार यानी ग्रेनरी, जिसमें अन्न को संग्रहित करके रखा जाता था। और ये कैसे मिले हैं? हमें मिले हैं छह छह की पंक्तियों में। छह इधर बने हुए हैं, इसके सामने छह और बने हुए हैं। छह छह की पंक्तियों में हमें अन्नागार प्राप्त हुआ है। और इस अन्नागार से हमें क्या मिला है? गेहूं व जौ के साग से भी प्राप्त हुए। गेहूं व जौ के साग से, इस अन्नागार से गेहूं और जौ के साग से भी हमें प्राप्त हुए। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी वस्तु अन्नागार है, जो छह छह की पंक्तियों में बनी है। और इससे बड़ी जो इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी बड़ी इमारत है ये अन्नागार। और सबसे बड़ी इमारत है लोथल का गोदीबाड़ा। नोट, सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल का गोदीबाड़ा है। गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, यानी बंदरगाह। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ी इमारत। सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है लोथल का गोदीबाड़ा। दूसरे नंबर पर आता है अन्नागार, जिसमें हमें गेहूं है जौ के साग से मिले हैं, जो छह छह की पंक्तियों में बने हैं। इसके अलावा दुर्ग टीले से हमें और क्या मिला है? दुर्ग टीले से आवास मिले। आवास किसके? श्रमिक आवास मिले हैं। जिसे मजदूर बैरक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मजदूर बैरक। इसके अलावा प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों के आवास मिले हैं। प्रशासनिक वर्ग की आवास। अब मैं आपको ये हड़प्पा से मिलना है जो अन्नागार, उसकी दिखाता हूं फोटो कि वह दिखता कैसा है। देखो, जो हड़प्पा से अन्नागार मिला है उसकी फोटो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, तो आपको साफ पता चलेगा कि इसमें छह छह की पंक्तियों में ये क्या बना हुआ है। ये है वो अन्नागार जो छह छह की पंक्तियों में बना हुआ है। आप साफ देख सकते हैं, एक ये बना हुआ है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और पांचवा ये रहा, और छह ये रहा। छह इधर बने हैं और छह ही इधर बने। ये पूर्व की तरफ, तो ये पश्चिम की तरफ बने हुए। पूर्वी और पश्चिमी तरफ में छह छह नगार बने हुए। ये है हड़प्पा सभ्यता में मिली सबसे बड़ी इमारत, जो हड़प्पा क्षेत्र की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। और इसी से गेहूं व जौ के साग से प्राप्त हुए हैं। तो आज की हमारी क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा के बारे में एक बार ब्रीफ जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हड़प्पा रमाई, सीधी सीधी बात है कि हड़प्पा रमाई प्रभु से अलग मांगो, मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय यानी द्रविड़, अल्पाइन और मंगोलियन प्रजाति की विशेषतापन मिली है। बंगमाई सौ ज्यादा साग से मिले हैं द्रविड़ का। द्रविड़ ने ही हड़प्पा का निर्माता कहा है। इसके अलावा
सऊं जानकारी देने वाला आदमी चार्ल्स मेसन हा, जगह आपको एक लेख लिखियो, कद लिखियो 1826 में भी लेख के मई आना जानकारी दी कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है, बिको नाम है हड़प्पा। इसके बाद में 1856 में कराची लाहौर रेल लाइन के निर्माण कार्य के दौरान एक टिब्बर खोदे गयो, भी टिब्बे के माई कुछ ईंटा मिली। अब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नाम का दो बर्टन बंधु हा, बंग निर्देशन में वो कार्य चाल रही हो, इसलिए वन भी इतिहास में याद कराया जाए, जबकि वह कोई इतिहासकार कोनी हा और वह कोई उत्खनन करने वाला हा कोनी। के बाद में बात आवे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन करी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज करी और 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन कार्य किया। उसके बाद 1946 में मार्टिन व्हीलर ने उत्खनन किया। जो हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है, जो वर्तमान में साहिवाल के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में साहिवाल के नाम से उस जिले को जाना जाता है। और उत्खनन के दौरान हमें नगर दो भागों में वक्त मिला, एक है दुर्ग टीला, एक है नगर टीला। दुर्ग टीले को पश्चिमी टीला कहा जाता है और नगर टीले को पूर्वी टीला कहा जाता है। दुर्ग टीले को मार्टिन व्हीलर ने एक नाम दिया है। जो मार्टिन व्हीलर ने क्या नाम दिया, मार्टिन व्हीलर ने नाम दिया है माउंट एबी। और दुर्ग टीले से ही हमें मजदूर आवास, मजदूर बैरक मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं, प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों के आवास मिले हैं और एक अन्नागार मिला है जिसकी लंबाई व चौड़ाई, अन्नागार की लंबाई व चौड़ाई अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, ये जो अन्नागार बना हुआ है इसके ये बना है 169 गुणा 133 फीट, इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल 169 गुणा 133 फीट क्षेत्रफल में फैली ये हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत है। इससे बड़ी इमारत जो है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत वह है लोथल का गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह यानी डॉकयार्ड। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन को इस प्रकार जियो कि दुनिया याद रखे। जीवन को इस प्रकार जियो कि दुनिया याद रखे। राहों में चलना है तो कठिनाइयों को क्या याद करना, राहों में चलना है तो कठिनाइयों को क्या याद करना। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।